सो गाइज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाला था और गाइज हम आज से स्टार्ट करने वाले थे इंडियन पॉलिटी। सो गाइज बिफोर द स्टार्टिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी लेट्स सी। So guys, Indian polity is considered as a very important subject for all competitive examinations. Okay, state level, central level, whatever the examinations, Indian polity considered to be as the most important exam, and you can cover 10 to 15 questions in the examinations. Okay, so guys, particularly I am talking about UPSC examinations. Okay, so particularly I am talking about UPSC examinations. Every year for the UPSC examinations, Indian polity एवरेज 12 to 15 क्वेश्चंस, एक एवरेज बता रहा हूँ गाइज, नॉट कंफर्म नंबर नहीं है बट एवरेज 10 to 15 नंबर्स 10, 12 से 15 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी में से आने की संभावनाएं रहती है। सो गाइज हम इंडियन पॉलिटी को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ से 12 to 15 क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम्स के लिए मिल जाते हैं गाइज। ओके, और ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर हमने अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने कंसेप्ट टॉपिक वाइज हमने अच्छे से क्लियर किए, ओके, और अपना करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटी गवर्नेंस अगर हमने अच्छे से अपना प्रिपेयर रखा तो वी कैन एबल टू टैकल ऑल दिस क्वेश्चन एंड वी कैन गेट गुड स्कोर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइज इंडियन पॉलिटी, सो फॉर द इंडियन पॉलिटी which book we can refer? Okay, so all of you know that most popular book is M. Laxmikant. ओके, एम लक्ष्मीकांत सभी रेफर करते हैं और जो हम टॉपर्स की जो रिव्यूज़ देखते हैं वो भी हमें बताते हैं कि एम लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसे हमें वो रिव्यू देते हैं। तो डेफिनेटली गाइज एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। ओके, अपने अच्छे से सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं एम लक्ष्मीकांत से। बट एम लक्ष्मीकांत के अलावा भी हम अपना नॉलेज को और बिल्डअप करने के लिए दूसरी भी बुक्स रेफर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लक्ष्मीकांत के साथ स्टिक रहना है या फिर आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए और भी बुक्स आपको पढ़ना है। सो गाइज इंडियन पॉलिटी हम स्टार्टिंग करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटी। ओके, सो पॉलिटी हम क्या कह सकते हैं, एक हमारे जनरल अपने मैच्योरिटी लेवल से हम कह सकते हैं कि पॉलिटी, ओके, सो पॉलिटी में एक गवर्नेंस की स्टडी होती है, अब गवर्नेंस एक क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से हमारे कंट्री की गवर्नेंस चलती है, रूल एंड रेगुलेशंस। उसमें कुछ लॉ रहेंगे, लॉ माने एक रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, ठीक है, एक फ्रेमवर्क रहेगा। ओके, सो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाटएवर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है एक कंट्री का, एक स्पेसिफिक कंट्री, कोई भी कंट्री हो उसका कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन एज एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस कंट्री की जो गवर्नेंस है, पॉलिटी है, वो चलते हैं, रन होते हैं एंड और उसके साथ में एक लॉ मेकिंग प्रोसेस होते हैं, कोर्ट रहता है, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सो ये सभी जो संस्थाएं हैं, ये सभी संस्थाएं गवर्नेंस में आती हैं और वो जो सिस्टम रहता है, पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट बॉडी जो पॉलिटिकल राज्य शास्त्र, ओके, जो भी गवर्नेंस में आता है, वो सारा जो सिस्टम, उसको उस सिस्टम की हम बोलेंगे पॉलिटी। ओके, पॉलिटी जैसे इकोनॉमी में पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पॉलिटी में भी ये सारे सिस्टम गवर्नेंस से रिलेटेड सिस्टम रहता है। ओके गाइस, सो हमें उतना डीप में नहीं जाना है बट हमें इतना देखना था। सो लेट्स गाइस सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, देखिए आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज है 2020। ओके, हम प्रवेश में चलते हैं 1600, ठीक है, 16 से लेकर 2020 तक, 23 तक ब्रिटिशर्स का यहाँ पे अपने इंडिया में आते हैं 1600 को 1608 में, ठीक है, जैसे एम लक्ष्मीकांत में पहले पेज पे हमें वो बताया गया है। तो वहाँ से लेकर अब तक, ठीक है, नहीं तो फिर 1947 से लेकर अब तक पकड़ लीजिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो था बिगिनिंग पॉइंट में, वही कॉन्स्टिट्यूशन सेम आज की डेट में है क्या? नो। ओके, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट आके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला के बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, बिकॉज टाइम चेंज होता रहता है, सिचुएशन चेंज होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हमने लाए हैं। ओके, तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं,
आज के समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स है, पार्ट्स है। ओके, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे पार्ट्स है, आर्टिकल्स है, ओके, वो सारे आर्टिकल्स का जो पूरा बेस है, आर्टिकल्स का पूरा जो बेस है, वो बेस ब्रिटिश शासनकाल से है। जब ब्रिटिशर्स का शासन था, उसी काल से लेकर आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिए गए हैं, उनका जो सारा बेस है वो ब्रिटिश शासन काल से है। तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से अगर समझना है तो हमें पीछे जाना होगा कि ब्रिटिशर्स के काल में क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड क्या क्या एक्ट उन्होंने लाए थे। ओके, सो ये सब हमें जानने के लिए गाइस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना, पहले से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट हम धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल की तरफ, अपने गवर्नेंस की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, देन उसके बाद में अपना जो प्रियम्बल है, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखेंगे, फिर प्रियम्बल्स देखेंगे, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी आएंगी, देन पार्लियामेंट आएगा। ऐसे हमारे सब्जेक्ट टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये हमारा बेस क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे आपको इंडियन पॉलिटी एक अच्छे से समझ में आएगा गाइस, डेफिनेटली। ओके, ध्यान से देखिए, जब तक कि हमें हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी गाइस, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कैसे हैं, ठीक है। वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी। ओके, ब्रिटिशर्स वेर वेरी डेवलप्ड एज कम्पेयर टू अस दैट टाइम। ओके, सो वहाँ पे मशीनरीज का इवोल्यूशंस हुआ। ओके, बहुत सारी मशीनरीज का इवोल्यूशंस हुआ, वहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ। तो उनको उनका जो कच्चा माल बोल सकते हैं उनको, ओके, जो मटेरियल है वो सेल करने के लिए, जो कंपनी से जो प्रोडक्ट है, आउटपुट प्रोडक्ट, वो सेल करने के लिए एंड परचेस करने के लिए उनको मार्केट की ज़रूरत थी। और वही मार्केट ढूंढते वो अपने इंडिया तक आ गए। चलो मान के चलते वो अपने इंडिया तक आ गए। तो वो अपने इंडिया तक कैसे आए? एज ए ट्रेडर्स करके आए। ओके, सो Britishers came to India as a traders. First point, Britishers came to India as a traders. Okay, और कब आए? 1608। सो ब्रिटिशर्स जो वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे फॉर्म होगी। ओके, सो एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडर्स माने कि एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन 1608। ओके, सो वो जो कंपनी थी, कंपनी को वहाँ के जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इसने 1600 इसमें इनको परमिशन दी थी, ग्रांटेड परमिशन, चार्टर, एक शाहीनामा, ठीक है। उस चार्टर के तहत क्वीन एलिजाबेथ बाय दिस चार्टर गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू come to India for trading. Okay, and that's why East India Company as a traders, Britishers by another name, in 1608 came to India. वो हमारे इंडिया में आए। ओके, इतना क्लियर हुआ। देन सेकेंड पॉइंट गाइज, वो 1608 में इंडिया में आए और धीरे धीरे अपने पैर यहाँ पे जमा करना चालू कर दे, ठीक है। तो जैसे वो अपने इंडिया में आए होंगे, उन्होंने हमारे लोगों को देखा होगा, उन्होंने हमारी ज़मीन देखी होंगे, उन्होंने हमारा इन्वायरमेंट देखा होगा, तो उनको ये फील हुआ कि यार क्या सही इन्वायरमेंट है, कितना सारा ये है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। मतलब हमको वो कंसिडर करते थे कि एज उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से वो हमें कमज़ोर समझते थे। और उस समय हम भी ज़्यादा डेवलप नहीं थे, हम भी उनके सामने कमज़ोर ही थे। तो उनका माइंडसेट ये बना होगा कि यार ये लोग कमज़ोर हैं और हम इनको अपने हिसाब से नचवा सकते हैं, अपने हिसाब से उनको हम रूल कर सकते हैं, इनके ऊपर हम अपने हिसाब से इनके ऊपर रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने अपना जो पैर है गड़ाने चालू कर दिए, ठीक है। उस समय मुगल का राज्य था हमारे इंडिया पर। ओके, सो धीरे धीरे उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट अपनी इंडिया में
स्टार्टिंग कर दे धीरे धीरे। सो हमें हिस्ट्री में नहीं जाना गाइस, हिस्ट्री में नहीं जाना। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम एक्चुअल देखेंगे कि उनकी फर्स्ट कंपनी कहाँ पे थी, वो पहले कहाँ पे, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपने इंडिया में अपने पैर जमाना चालू कर दिया। हम वो हिस्ट्री का पार्ट है, बट हम यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आएगा, ईस्वी सन 1765 में जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको क्या मिला, गॉट दीवानी राइट्स, गॉट दीवानी राइट्स। ओके, सो व्हाट इज दीवानी? दीवानी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दीवानी दैट्स मीन राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। Okay, so what is Diwani? Diwani it's mean right over revenue and civil justice. Okay, so first of all, Britishers come to India in 1608 by charter granted by Queen Elizabeth I in 60. Okay, up to 1761 the company functions as only a trading company, trading body. Okay, then in 1765 company got Diwani rights over Diwani rights. Okay, so right over revenue and civil justice. Okay, then उसके बाद में हम क्या देखेंगे, then up to this, जैसे यहाँ से लेकर 1765 से लेकर जैसे 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 साल बीतते गए 80 लगा, 80 ठीक है। सो 1858 सो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 18 से 57, 1857 में सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, हुआ था। ओके, 18 से 57 का उठाव, 1857 का उठाव हम उसको बोलते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर जो ब्रिटिश इंग्लैंड में जो बैठा हुआ क्रॉन था, उसको ये जो हलचल मच रही थी अपनी इंडिया में, ठीक है, जो भी हलचल मच रही थी उसके उधर उसका और गौर किया, और उसने क्या किया, इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी in 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown from England, British Crown take direct responsibility in his hand. तो क्या किया उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कंपनी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी एरिया उन्होंने कवर कर रखा था अपने इंडिया में, जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश टेरिटोरीज थी, वो उसके जो कंट्रोल है, जो भी सिस्टम है, गवर्नेंस है, रूलिंग है, उसका जो सिस्टम क्रॉन ने क्या किया, ब्रिटिश क्रॉन ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, ओके, ब्रिटिश क्रॉन ने अपने हाथ में ले लिया, और वहाँ से 1858 से लेकर अप टू इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947। ओके, फ्रॉम 1858 टू इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947 तक ब्रिटिश क्रॉन ने जो रूलिंग अथॉरिटी वो अपने हाथ में ली। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये तो बेसिक सी स्टोरी हुई। ओके, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या किया, या फिर हमने अपने पढ़ाई के आसान बनाने के लिए हमने ये जो रूल्स हैं, ये जो सारा सिस्टम है, उसको क्या किया, हमने कंपनी रूल एंड क्राउन रूल्स में उसको डिवाइड किया। हमने क्या किया, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल में डिवाइड किया। सो हमें यही देखना है, एक तो हमें कंपनी रूल देखना है एक साइड में, और सेकंड हमें देखना है क्राउन रूल। क्यों? क्योंकि क्राउन ने, हमें पता है कि क्राउन ने क्या कहता है, 1858 में जो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट टेक इन हिज हैंड, ओके, ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन टेरिटरी, एंड 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ही ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। बट इसके पहले जब 1608 को जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तब कंपनी द्वारा जो भी शासन था, जो भी रूलिंग थी, जो भी कंट्रोलिंग था, वो कंपनी के हाथ में था। सो जो फर्स्ट एक्ट आया था 1773 से लेकर 1853 तक, ओके, ये जो है कंपनी रूल 1773 से लेकर 1853 तक कंपनी रूल, एंड क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। अब ये क्यों, वाई, इसका मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया। अगर आपको लगता होगा कि वाई वी डिवाइडेड दिस इन 2 सेक्शन, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल, इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, सो गाइज
1773। ओके, सो हम देखेंगे स्टार्टिंग से हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी रूल में जो भी एक्ट लाए थे, जो भी एक्ट इनेक्ट किए गए थे, वो सबसे पहले हमें देखना होगा, जानना होगा कि क्या क्या उन्होंने एक्ट आए और कैसे कैसे बदलाव हुए और उन्होंने क्या क्या हरकतें की, ये सब हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में क्राउन रूल है, तब हमें देखना पड़ेगा कि क्राउन की तरफ से क्या क्या हरकतें हुई। ठीक है, सो यही हम अभी यहाँ पे हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो हमें पता है, ओके, हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, कुछ एक्ट लाए थे, वो एक्ट जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन उसके बाद में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देन उसके बाद में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, देन आफ्टर दैट चार्टर एक्ट 1, 2, 3 and 4। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी रूल 1773 to 1853, फर्स्ट एक्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड इज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, थर्ड इज पिट्स इंडिया एक्ट एंड फोर्थ इज चार्टर एक्ट 1, चार्टर एक्ट 2 एंड चार्टर एक्ट 3। ओके, सो गाइज देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, 1784। ओके, एंड देन चार्टर एक्ट आया था 1793, 1830, 1833 एंड 1853। ओके, सो देखो गाइज, पढ़ते पढ़ते मैं भी भूल जाता हूँ कि कौन से साल में कौन सा एक्ट लाया। ठीक है, मेरे को भी आजू बाजू से देखना पड़ता है, एक बुक रख हाँ, सो गाइज मेरे पास कोई एलईडी स्क्रीन है कि मैं पहले से ऐसे बना के रखूँ। ठीक है, बड़े बड़े टीचर लोग क्या करते हैं, उनके पास पूरा लिखा ही रहता है गाइज, वो स्क्रीन जो ऐसे दबाए सब लिखा आता है, वो पढ़ पढ़ के बताते, क्या करूँ। ठीक है, सो गाइज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1830, 1833, 53। तो देखो गाइज, ये ध्यान में कैसे रखना है, 73, 84 इतना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे +3 किया, थोड़ा सा रिमेंबर किया तो हमें वो भी याद आता है। फिर 1793 को याद किए कि उसके बाद में हमें यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 20 का। देखो 18 and 30 + 20, 18 and 33 + 20, 18 and 53। ठीक है, तो ये 3 एक्ट हमें 20 का डिफरेंस है, तो ये आसानी से याद रह जाते हैं। 1793 ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एंड 1773, 1781, 1784। ओके, नंबर्स आपको याद नहीं करने, बट हमें लगता है ना वो कितना टैलेंटेड होता है, कोई नंबर भी बता दे थोड़ा ऐसा। ठीक है, सो गाइज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको नंबर्स भी याद रहते और आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं ना यूपीएससी के लिए, तब अगर आपने वहाँ पे डेट वगैरह मेंशन की तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उस क्वेश्चन का आंसर का। ठीक है, सो गाइज रेगुलेटिंग एक्ट, सो ये सारे एक्ट हैं। सबसे पहले हम ये सारे एक्ट देखेंगे, देन उसके बाद में हम देखेंगे क्रॉन्स रूल्स। ओके, उसमें भी जो भी ऐड है, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वगैरह है, जो भी एक्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जितना मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है, वो आपको समझना जरूरी है, और कंपनी रूल में जो भी एक्ट है वो आपको समझना जरूरी है। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एम लक्ष्मीकांत पूरे कंटस्थ हो गए, एम लक्ष्मीकांत पूरे कंटस्थ हुए। अगर आपको कंटस्थ हुई है तो मेरा सवाल ये है, फिर एग्जाम निकलता क्यों नहीं, क्यों सालों साल बीत जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे मत रहना कि एम लक्ष्मीकांत मुझे पूरे कंटस्थ हो चुके हैं, ठीक है, तो इसमें मत रहना गाइज, सच में बता रहा हूँ। ठीक है, आपके कंसेप्ट, आपकी सोच आपको एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। कम से कम मैं पूरी कवर करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर दो एक्ट ऐसे करके मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले रेगुलेट किया उन्होंने, कुछ ना कुछ रेगुलेट किया होगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, और वो मैं उसके साथ नोट्स भी कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। सो गाइज आज का जो इंट्रो था अपना, ये जस्ट बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है, इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताइए, और बताइए
और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज। जैसे बड़े बड़े जो टीचर्स है, जैसे खान सर हुआ, एंड फिजिक्स वाला अभी जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे गाइज, अपने कराड़ी सर हो गए। तो गाइज उनकी तरह यार उनकी तरह मुझे भी सपोर्ट करो गाइज, इतने मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, और भी डे बाय डे मैं आपको अच्छे कंसेप्ट एक कॉन्फिडेंटली पढ़ाने की कोशिश करूँगा गाइज। सपोर्ट रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।